जी जी जी, सॉरी गरिमा जी, सॉरी। मैम का मैम का स्पेशलाइजेशन भी अपने आप में बिल्कुल नवीन है, जैसे कि सर ने अभी बताया कि मैम का जो आशीर्वाद है और मैम का जो हृदय से जो साहित्यिक जो विशाल हृदय है, वो आपके सीवी में भी दिखाई पड़ता है मैम। वो स्पेशलाइजेशन इसमें भारतीय नाट्य, रंगमंच, हिंदी नाटक और रंगमंच, इंडियन थिएटर, ड्रामा में, और उसके साथ साथ मैम ने जो नए डिस्कोर्स आए हैं हमारे साहित्य में, उनको भी शामिल करा है कि जो हाशिए का समाज है, जो स्त्री विमर्श है और डिसेबल जो विकलांगता पर जो मैम ने अपना काम किया है, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और उसके साथ साथ आपके निर्देशन में जो 17 से अधिक शोध उपाधि प्राप्त हो चुकी हैं, 8 एमफिल के छात्रों को भी उपाधि मिल चुकी है, और मैम की लेखनी आलोचना के क्षेत्र में भी बहुत मुखर हुई है। कई स्तरीय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में मैम ने अपने आलोचनात्मक लेख प्रकाशित हो चुके हैं मैम के। और वैसे तो पुस्तकें सभी लेखन कार्य करते हैं, लेकिन मैम की जो एडिटिंग बुक्स हैं, उनका शीर्षक ही आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ऐसा ऐसा क्यों, जिसमें कि होम मेकर जो कि हमारी गृहिणियां होती हैं, उनके ऊपर कविताओं का संग्रह है मैम का, और अंतरंग पोयम है राम अवतार शर्मा जी का। तो ये सारा अपने आप में एक व्यक्तित्व की निखारता है। और मैम ब्रेल जो मैगजीन है, पत्रिकाएं हैं, उनकी भी संपादक हैं, जैसे कि स्पर्श सेतु, द टच, ब्रेल, ज्ञानोदय। तो ये मैम का जो काम है, वो धारा से अलग होते हुए हमें उनके व्यक्तित्व को और भी विराट बना देता है। मैं और उस ज्यादा पुराना अनुभव ना देते हुए पिछले 1 वर्ष का ही मैम का अनुभव आपसे साझा कर रही हूँ कि उन्होंने 2 दर्जन से भी अधिक मात्र 1 वर्ष में ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रपत्र वाचन और सहभागिता की है। और इसके साथ साथ मैम को शैक्षिक और समाज सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रेसिडेंशियल अवार्ड कैटेगरी रोल मॉडल के रूप में 4 दिसंबर 2015 को पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। और मैं आपका व्यक्तित्व मात्र राष्ट्रीय स्तर पर ही सीमित नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ करके मैम मानव की सेवा में निस्वार्थ रूप से समर्पित है। और उसके साथ साथ मैम कई सामाजिक सेवा संस्थाओं में जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर में सदस्य, चेयरपर्सन, उपाध्यक्ष और संयोजक जैसे बहुत महत्वपूर्ण पदों का उत्तरदायित्व कर रही हैं। और इसके साथ साथ ना जाने कितनी खूबियां हैं जो कि मैम अपने साहित्य के अनुभव को अपने समाज के कर्म से साझा करती हैं, या मैं कह दूं कि मैम के करे उनके व्यक्तित्व को और निखार रहे हैं और उनकी पहचान बना रहे हैं। ऐसे आज महान अनुभव, विराट व्यक्तित्व की स्वामिनी मैं प्रोफेसर कुसुमलता जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। और ये जो अभी सर ने बताया, आलोक सर ने, कि ये हमारा अंतिम व्याख्यान है, ये निश्चित ही मील का पत्थर साबित होगा। और आपने कहा हमारे ही एफडीपी के जो शब्द हैं वही लिए हैं आपने, लेकिन उन शब्दों में भी जो नवीनता होगी वो सब हम अभी आपके वक्तव्य से सुनना जरूर चाहेंगे। और हमारे प्रतिभागी ही नहीं, हम भी आपसे उस वक्तव्य के माध्यम से अपना ज्ञानवर्धन करना चाहेंगे। मैम आपका बहुत बहुत प्रणाम करते हुए मैं हृदय से आपका स्वागत करती हूँ। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी प्रतिभागियों की ओर से भी धन्यवाद मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, मैंने बोला ना कि प्रतिभागियों जी, की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, सभी को मेरा बहुत बहुत शुक्रिया। सर्वप्रथम फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम करने वाली इस बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही ऊर्जावान नई टीम के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि आपने मुझे अपनी बात आप सभी के साथ साझा करने का सुअवसर प्रदान किया। विशेष रूप से हमारे युवा साथी, जैसा कि डॉक्टर आलोक रंजन पांडे ने बताया, मेरे साथ पढ़ा भी चुके हैं, सहकर्मी, इसलिए मैं कहूंगी बहुत ही रचनाशील सहकर्मी डॉक्टर आलोक रंजन पांडे के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ, जिनके संयोजन के परिणाम स्वरूप आप सभी के साथ
आप सभी के समक्ष, आप सभी से मैं मुखातिब हूं। मेरी आदत बचपन से ही एक मामले में बहुत खराब है कि मैं दुखती हुई रग पर हाथ रख देती हूँ। जिसे लोग सहलाना और सहलवाना बहुत पसंद करते हैं, मैं उससे हमदर्दी नहीं रख पाती। ये मेरे व्यक्तित्व की विडंबना है। जमाने ने मुझे येन केन प्रकारेण हर तरह से समझाया और सिखाया कि मुंह देखी बात किया करो, पर सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी। मैं ऐसा समझती हूँ कि इसमें मेरा अपना व्यक्तिगत दोष ही है। मेरा वर्ग यानी बुद्धिजीवी वर्ग काफी समझदार है। हमारे वर्ग ने यानी बुद्धिजीवी वर्ग ने काफी होशियारी पिछली शताब्दियों में सीख ली है, विशेष रूप से पिछली 2 शताब्दियों में। उसकी होशियारी के परिणाम बहुत बड़े-बड़े हैं। विज्ञान की तरक्की देखिए, मंगल पर बस्तियां बसाने की आकांक्षा देखिए। धरती पर मंगल नहीं हो रहा है, ये एक भयावह परिणाम है उसका। और उसके भयावह परिणाम हमें चारों तरफ से घेरे हैं, जिसका बोध अभी उस वर्ग को नहीं है। आज हर चीज प्रदूषित हो चुकी है। कारण सिर्फ इतना सा है कि हम अपनी अपनी होशियारी के कारण अपने अपने को श्रेष्ठ समझकर अपने अपने को स्थापित करने की भरसक चेष्टाओं में रत हैं। सिर चढ़ी बौद्धिकता के मद में हम चूर हैं। हम समझते हैं कि प्रकृति हमारी दासी है। संस्कृति की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो हमारे संस्कारों से बनती है। तब उसकी भला फिक्र क्यों करें? और फिक्र ना करने का भी परिणाम हम सब के समक्ष उजागर है। आज जो संस्कृति पूरे विश्व में परिव्याप्त है, उसकी हिंसात्मक प्रवृत्तियां, उसकी उन्मत्तता, उसका सर्व प्रकारेण उत्पात किसी से छुपा नहीं है। हम सब भुक्तभोगी हैं और विशेष रूप से भुक्तभोगी है वो मासूम निरीह लोग जो अभी होशियार नहीं बने हैं। कारण समझने से कुछ स्थिति स्पष्ट होती है। मेरी समझ से इस सारे संसार में अधिकांशतः 3 स्थितियां दृष्टिगत होती हैं। ये स्थितियां अभी ही हों ऐसा मैं नहीं कहूंगी, हमेशा से रही है, सदा सर्वदा से रही है। पहली स्थिति दृश्यत्व की है, दृश्य की है। ये सारा जीवन, ये समस्त जगत, ये पूरा विश्व एक दृश्य है। एक खुली किताब का अंतहीन खुला पृष्ठ, जिसे खुली आंखों से भी हम पढ़ नहीं पाते हैं। कभी कोई पूरा नहीं पढ़ पाया है। हर एक की आंखें खुली है, दृष्टि भले ही 6x6 की हो, पूरी हो, तब भी यह जीवन, यह जगत, तमाम इनसे मिलकर बनते हुए संबंध कहाँ समझ में आते हैं। और बड़ी बात, सबसे ऊपर की बात तो ये है कि इन्हें समझना कौन चाहता है। हमारी शिक्षा दीक्षा, हमारा शिक्षण प्रशिक्षण, हमारी कार्यकुशलता, हमारी निपुणता, हमारी दक्षता, सब कुछ हमें चालाक मनुष्य बनाने के लिए, चतुर बनाने के लिए, होशियार बनाने के लिए ही है, मनुष्य बनाने के लिए नहीं। हम कितने और अधिक बड़े हो सकते हैं, और वो भी ऐसे बड़े जहां दूसरे हमसे छोटे दिखें।
हमारी होशियारी इतनी बड़ी हो कि दूसरे हमारे समक्ष कमतर प्रतीत हो। बस हम तो बस ऐसे ही बड़े होकर, दूसरों से श्रेष्ठ होकर मस्ती के साथ जीवन जीना चाहते हैं। सवाल पद का हो, प्रतिष्ठा का हो या फिर धन संग्रह का, हम तो ऊपर ऊपर के बाह्य पदार्थों पर आधारित मस्ती छानने के अभ्यस्त हो गए हैं, जिससे दूध के ऊपर की मलाई हमेशा खाने को मिलती रहे। बस यह दृश्य जगत और इस जीवन का, इस दृश्य का होने का, बुद्धिजीवी होने का सच है। दूसरी स्थिति है दर्शक होने की। हम सभी दूसरे रूप में दर्शक हैं। मैं यदि पेड़ को देख रही हूं तो पेड़ भी मुझे देख रहा है। मैं यदि दूसरे मनुष्य को देख रही हूं तो वो भी मुझे देख रहा है। केवल मनुष्य ही दर्शक हो ऐसा नहीं। समस्त पशु पक्षी, पेड़ पौधे, जीव जंतु, पदार्थ, धरती आसमान, आप सभी को दर्शक के रूप में देख सकते हैं। अपना हित अहित अपनी समझ के अनुसार सभी समझते हैं। सारी सृष्टि में सबसे अधिक क्रूर दर्शक यदि कोई है तो वह मानव ही है, जो अपनी शक्ति के निकट सभी किसी को छोटा और तुच्छ देखना चाहने की तीव्रतम आकांक्षा रखता है। शेर भला कैसे शक्तिशाली हो सकता है? उसकी शक्ति मनुष्य के समक्ष कुछ भी नहीं है। वह भला कैसे हिंसक हो सकता है? मनुष्य की हिंसा के मुकाबले, मनुष्य की हिंसा के बरक्स तो वह बहुत ही सात्विक प्रतीत होता है। जब उसे भूख लगती है वह तभी हिंसा करता है। मानव तो सब समय, सब स्थितियों में हिंसक होता है, बस अहिंसा की बातें करता है। मनुष्य की वासनाएं अनंत है, इसलिए हिंसा और भूख भी उसकी अनंत है। 20वीं सदी में ही अकेले पटियाला के महाराज रणजीत सिंह ने 22 वर्ष की उम्र से पूर्व ही 22 शेरों का शिकार कर लिया था। कहा जाता है उनके पटियाला के महल में केवल 20 कमरों में शेरों की खालें बिछी हुई थी। पूरी दीवारों पर सुई की नोक रखने के लायक भी जगह नहीं थी, शेरों की खालें टंगी हुई थी। तो हम दर्शक हैं, लेकिन क्रूरतम दर्शक हैं। ऊपर की स्थिति का तीसरा पक्ष भी है, और तीसरा पक्ष है दर्शन का, जो उपर्युक्त दोनों स्थितियों के पारस्परिक संबंधों से बनता बिगड़ता है। लेकिन मित्रों, एक चौथा तत्व दृष्टि भी है, जो दर्शक होने से नहीं आती, दृश्य होने से भी नहीं आती, दर्शन कर लेने से भी नहीं आती, दृष्टा होने से प्राप्त होती है। दर्शक और दृष्टा में बहुत बड़ा अंतर है। दर्शक हर क्रिया की प्रतिक्रिया करता है, किसी को हिट कर देता है, किसी को हूट कर देता है, ताली बजाता है, और आजकल तो थाली भी बजाता है, और भी अनंत क्रियाएं प्रतिक्रियाएं करता है। पूछिए मत, दर्शक अपनी उपस्थिति एक शोर से बने हुए पूरे मंडल में एक शोर और पैदा करके रखता है। दृष्टा स्थितियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, संबंधों से जुड़ा तो रहता है, परंतु तटस्थ भाव से विचलित हुए बगैर स्थित प्रज्ञ होकर इस सारे दृश्य जगत को, जीवन को, सभी दर्शकों को देखता है, अनुभव करता है,
समझता है, आत्मसात करता है। इसी अर्थ में भारतीय चिंतना में सर्जक, क्रिएटर को दृष्टा, ऋषि, दृष्टा, मनीषी कहा गया है। यही दृष्टा कविरेव प्रजापति, अपनी सृष्टि का सर्जक ब्रह्मा माना जाता है। दृष्टा होने से न्याय की, सृजन की, नीति निर्माण की तराजू दायित्व बोध के साथ आपके हाथों में आ जाती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इसी को बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है, जो साहित्य की रचना करता है, कलाकृतियां बनाता है और फिर उस साहित्य की, उन कलाकृतियों की आलोचना करता है, समाज की संरचना को सही और गलत बनाता है, दिशा देता है, उसकी नींव का निर्माण करता है, भवन खड़ा करता है, अलग अलग संरचनाओं में समाज की परिकल्पना करता है, बनाता है। इसी प्रकार भाषा के स्वरूप का भी निर्धारण करता है और यही वर्ग उसे रूढ़ भी बनाता है, गतिशील भी बनाता है। यही वर्ग दार्शनिक और चिंतन की रचनात्मक भूमिकाओं में भी हमारे समक्ष आता है। प्राचीन भारतीय राजनीति को भी यही मनस्वी, यही तेजस्वी वर्ग दिशा दिया करता था। वर्तमान में राजनीतिक संचालन प्रक्रिया से यह वर्ग विच्छिन्न हो गया है और ध्यान देने योग्य बात यह है कि विच्छिन्नता नई नहीं है। पिछले लगभग 5000 वर्षों से, विशेष रूप से यदि मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में कहूं, तो महाभारत काल में ही ये विच्छिन्नता प्रारंभ हो गई थी। ये अलग बात है कि हमारा इतिहास बोध और इतिहास का ज्ञान दूसरों द्वारा दिया गया है। हमने अभी अपने इतिहास को अपनी भारतीय चिंतना में, अपनी मनीषा में कंघाला, पढ़ा, समझा और जाना नहीं है। हम भी दूसरों की तरह उसे मिथक कहकर तिरस्कृत करते हैं। तो ये विच्छिन्नता जो बुद्धिजीवी वर्ग की शासन से, राजनीति से प्रारंभ होती है महाभारत काल से, वो आज अपने पराकाष्ठा पर है। परिणामतः आज हमारी पूरी जिंदगी बिना दृष्टा हुए, बिना दृष्टि के खड़ी हुई है। इसलिए हर नीति, वो अर्थनीति हो, राजनीति हो, समाज नीति हो, खोखली है। उसके नींव में मनीषा नहीं है, उसके उठान में चिंतन की ज्वाला नहीं है, चिंतन की चेतना नहीं है, इसलिए वो खोखली है। महाभारत काल में अंधे शासक धृतराष्ट्र को अपनी समग्र शक्ति पर, अपनी बहुत बड़ी सेना पर, अपने सहयोगी राजाओं पर, अपनी संपत्ति पर पूरा भरोसा था। उसे लगता था वह सर्वथा सुरक्षित है, उसकी हार नहीं हो सकती, उसका सिंहासन, उसका साम्राज्य, सभी कुछ अक्षुण्ण रहेगा। अंधे आदमी की जिंदगी को कभी सोचकर देखो, उसकी सारी जिंदगी एक बाहरी, विशेष रूप से जोर देकर मैं कहना चाहूंगी, एक बाहरी ध्वनि के सहारे चल रही होती है। जिस दिन भीतर की आंख खुलती है, जिस दिन चेतना की ज्योति प्रदीप्त होती है, चिंतना की चिंगारी भीतर सुलगती है, चेतना आती है, उस दिन सब भर भरा कर ढह जाता है। तब समझ में आता है, उसे बड़ी घबराहट होती है। जिन चीजों को, जिन स्थितियों को, जिन संबंधों को, जिन स्थानों को वो सुनकर, छूकर पहचानता आया था, देखने पर, बिजली जैसी कोंधने पर, चेतना की दृष्टि से
वे और ही कुछ नए रूप में सामने आते हैं। एकदम नया रूप, एकदम ताजा, एकदम अलग, सब सामने दृष्टिगत हो जाता है। यह है दर्शन, जीवन से जुड़ा हुआ, मिट्टी से बंधा हुआ, लोक में रमा हुआ, लोक मंगलकारी दर्शन, जो हर व्यवस्था की नींव में होना चाहिए, जो हर नीति के निर्माण में होना चाहिए। नीतियों में कुछ तो चूक होगी कि विश्व भर का परिवेश राजनीतिक रूप से आज जनोन्मुखी नहीं, जन उन्माद झेल रहा है। अनेक तरह के आंदोलन चलाए जा रहे हैं, भले ही उन्हें पाने के लिए नीतियों की क्रूरतम प्रकृति हमारे सामने उभर कर आ रही हो। समाज की नींव और भवन निर्माण में यही चेतना, यही दर्शन निहित रहना चाहिए। साहित्य इस चेतना के बहुत निकट होता है, सबसे अधिक निकट होता है। क्यों? क्योंकि साहित्य हमारे हृदय से संबद्ध होता है और हृदय झूठ नहीं बोलता, हृदय साठगांठ नहीं करता। मस्तिष्क और बुद्धि का काम है साठगांठ करना, मस्तिष्क और बुद्धि का काम है अहंकार में डूबना, अपने आप को श्रेष्ठ समझना। हृदय आभास देता है बार बार धड़क कर कि ये गलत हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, लेकिन बुद्धि कहती है बढ़े चलो, और हम बढ़े चलते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वहां बढ़कर हमें कुछ प्राप्ति होगी, जबकि वो बढ़ना मृग तृष्णा के अलावा और कुछ भी साबित नहीं होता। लेकिन अंत में पछताने से कुछ हासिल नहीं होता जब चिड़िया चुग गई खेत। साहित्य सृजन का ध्येय इसी जनोन्मुखी, इसी जनदर्शन, इसी लोक मंगलकारी दर्शन से निर्धारित होता है। भाषा में इसी से गठन होता है, भाषा इसी से बनती है। भाषा बिना लोक के ना बढ़ सकती है, ना बन सकती है, ना परवान चढ़ सकती है। यानी सब का निर्माण करने वाली मिट्टी इसी दर्शन में निहित है। यही दर्शन की मिट्टी कहीं जम गई है, कहीं शिला हो गई है कि आज पूरी व्यवस्थाओं में इस मिट्टी की निर्मित दृष्टिगत नहीं होती। यह सम्यक दर्शन हर व्यवस्था में बीज का काम करना चाहिए, जो कि नहीं कर पा रहा है, जिसे ऑर्गेनिक ढंग से बढ़ना चाहिए, जो कि नहीं बढ़ पा रहा है क्योंकि वो बीज गायब है। महाभारत काल के पश्चात धीरे धीरे ये विच्छिन्न की प्रक्रिया उलटती चली गई और पिछले 1000-1500 वर्षों में ये प्रक्रिया एकदम उलट गई है। यानी बुद्धिजीवी वर्ग का राजनीति से आप देखेंगे पूरे विश्व पटल के अध्ययन के आधार पर कि विच्छिन्नता बढ़ती रही है। वह राजनीति जो उस जनदर्शन से दिशा प्राप्त करके आगे बढ़ती थी, जन कल्याण करती थी, लोक मंगल के काम में आगे बढ़ती थी, लोक मंगल करती थी, आज अपने सर्वत्र हस्तक्षेप से साहित्य को भी गंदला कर रही है, समाज को भी विभाजित और गंदा कर रही है, भाषा को भी अपमानित कर रही है, और दर्शन की तो छोड़िए, दर्शन में तो दर्शन मौजूद नहीं है। सब में विकार उत्पन्न करने वाली ये राजनीति आखिर एक नीति ही तो है। फिर इस नीति को हमने इतना विस्तार क्यों दे दिया? ऊपर से देखने पर इसके बहुत गहरे कारण दृष्टिगत होते हैं। हमारी जन रुचि आज कैसी बन चुकी है? अपनी जन रुचि को जरा देखिए। हम राजनीति में
किसी व्यक्ति के हो जाने से या चले जाने से उन्हीं व्यक्तियों को श्रेष्ठ समझने लगते हैं, उनके आगे पीछे घूमने लगते हैं। इस तरह हम उनका अहंकार और अधिक बढ़ा देते हैं। अज्ञान के सहारे एक सहूलियत होती है मित्रों, गजब का कंफर्ट होता है अज्ञान में। अंधे आदमी से जिज्ञासाएं तो जन्म लेती हैं, लेकिन जिज्ञासाओं का शमन अंधे आदमी में नहीं होता। आप देखेंगे महाभारत का प्रारंभ धृतराष्ट्र करते हैं, संजय से पूछते हैं जिसकी दृष्टि संतुलित है, हे संजय, कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडव के पुत्र क्या कर रहे हैं? कहाँ गया? यानी प्रश्न तो यहाँ पे और कोई लैपटॉप अंधे आदमी से उठते हैं, युद्ध भी अंधा आदमी ही करता और करवाता है। नहीं, 5:30 तक कोई नहीं रहेगा भाई। हेलो सर कोई आपका, हाँ एक मिनट सर, अब म्यूट हो गया। हाँ म्यूट कोई हो गया। दिक्कत है क्या? नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं, वो सर का माइक अनम्यूट हो गया था। आप अपनी अनम्यूट हो बात गया, आप बोलिए मैम। जी जी जी, तो मैं बात कर रही थी कि युद्ध भी अंधा आदमी करता और करवाता है। अंधे आदमी को सदैव यह प्रतीति रहती है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। क्या कोई हम में से ऐसा है जिसे यह अनुभव ना होता रहा हो कि उसके साथ अन्याय नहीं हुआ है? सभी को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। सबको यह भी बोध होता है कि हमें जो मिला है वह कम है, हमारी प्रतिभा तो बहुत अधिक थी, हमें मिलना और अधिक चाहिए था, अनुपात ठीक नहीं है। अंधे आदमी को हमेशा कुछ ऐसा लगता है जो उसके प्रतिकूल है। यह कुछ एक तरह का भ्रम है, मायोपिया है, और धीरे धीरे हमारी शक्ल को बदल देता है, बुद्धि की शक्ल को बदल देता है, बुद्धि के अनुरूप हमें बना देता है। सारी जिंदगी इसी मायोपिया के साथ, इसी भ्रम में बिताते चले जाते हैं। कभी आंख खोलने का कष्ट नहीं करते, कभी अपनी चेतना की चिंगारी को सुलगाने का कष्ट नहीं करते। अगर आप मुझे सुन रहे हैं और समझ रहे हैं कि इसमें से कुछ अपनी बुद्धि की मंजूषा में रखकर ले जाएंगे, तो यह भी सुनना एक अंधे आदमी की तरह ही सुनना है। अंधा आदमी हमेशा बटोरता है, संग्रह करता है। एक मकान, दो मकान, एक पद, दो पद, एक कार, दो कार, ऐसे कपड़े, ऐसे जूते, ऐसे चश्मा, ऐसा गहने, ऐसा पद, ऐसा फर्नीचर, ऐसी सजावट, अंतहीन। तो आप देखिए कि राजनेताओं से बढ़कर अंधा कौन है? पूरी व्यवस्था आज अंधत्व के आधार पर चल रही है। तब हम क्रूरताओं का शिकार क्यों ना हो, क्रूरता क्यों ना बढ़े, मंदिर में गई हुई स्त्री का बलात्कार क्यों ना हो, छोटी मासूम बच्ची का बलात्कार क्यों ना हो, मासूम बच्चों का अपहरण क्यों ना हो, और क्यों कर बंधक ना बना लिया जाए बुद्धिजीवियों को, क्यों कर जेल में न ठूस दिया जाए पत्रकारों को, क्यों कर चेतना की चिंगारियों को मिट्टी डालकर न ढांप दिया जाए, क्यों पॉइजन न दे दिया जाए विरोधियों को। ये सारी व्यवस्था, महाक्रूर व्यवस्था, हमारी अपनी देन है, हमारी समझ की देन है, हमारी बौद्धिकता की देन है। कम से कम मैं तो ऐसा ही समझती हूँ। भाषा के संदर्भ में आप देखिए, अपने हृदय की बात करके, कि एक मासूम बच्चा पैदा होता है, वो कोई भाषा नहीं जानता, लेकिन प्रेम के वशीभूत हम उसकी हर बात को समझ लेते हैं, आत्मसात कर लेते हैं। उसके बाद जैसे जैसे भाषा हमें बहुत अच्छी आ जाती है, तब भाषा चूक जाती है, तब हमारा एक दूसरे से संप्रेषण भी अवरुद्ध हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये बौद्धिकता हमारे आड़े आ जाती है, ये अहंकार हमें कहीं बीच में
फाक पैदा कर देता है, उस संप्रेषण को रोक देता है। अंधे आदमी की आकांक्षा में हमेशा भिक्षा आती है, साम्राज्य कभी नहीं आते। साम्राज्य आते हैं तो हमेशा चेतना की ज्योति में प्रज्वलित होते हैं, वहीं उतरते हैं, वहीं बनते हैं। अंधकार में तो एक छोटी सी किरण भी आ जाए तो संदेह पैदा होने लगता है। इसलिए जो छोटी छोटी चिंगारियां विश्व पटल पे हमें दृष्टिगत होती हैं, किसी के रूप में भी, आंदोलन के रूप में, व्यक्तियों के रूप में, तो हमें उन्हें बर्दाश्त नहीं करते, दबाना चाहते हैं, समाप्त कर देना चाहते हैं। अंधेरा हमारी परंपरा बन गया है, चेतना से हम चूक रहे हैं। अब राजनीतिक दृष्टि से आप भाषा को देख लीजिए। अपने ही संदर्भ में, अपने देश के संदर्भ में भाषा के आधार पर क्या क्या विवाद नहीं हुआ है। भाषा को कैसे कुछ विभाजन का आधार नहीं माना गया है। राजनीति की एक भाषा है, आम आदमी की भाषा और राजनीतिज्ञ की भाषा के बीच के गैप को देखिए और अनुभव कीजिए। न्यायालय की भाषा और आम आदमी की भाषा को देखिए और उसके गैप को अनुभव कीजिए, तो ये बातें समझ में आती हैं कि कौन किसकी भाषा बोल रहा है, कैसी भाषा बोल रहा है, क्यों ऐसी भाषा बोल रहा है, उस भाषा के पीछे की राजनीति क्या है। दरअसल जब राजनीति ही साहित्य, भाषा, समाज और दर्शन के निर्धारक हो जाती है, तब उनकी विकृति ही समक्ष आती है, उनकी सुकृति, उनका सही आकार, उनका जन कल्याणकारी रूप, उनका लोक मंगलकारी रूप समाप्त होने लगता है। पर इस परत को उधेड़ा जा सकता है। दर्शन, साहित्य, समाज आदि में घुसकर भले ही राजनीति ने इनको गंदला किया हो, लेकिन इनके माध्यम से हम अभी भी राजनीति को स्वच्छ कर सकते हैं, बशर्ते अपने भीतर के साहस को बुद्धिजीवी वर्ग जागृत करे। और बुद्धिजीवी वर्ग अपनी पीड़ा को ही नहीं समझे, बल्कि उस जन पीर को समझे जो एक बच्चे की तरह निरंतर बोध कराती है कि आज इतनी प्रगति के बावजूद, इतने संसाधन होने के बावजूद एक मनुष्य भूखा मर रहा है। आज भी भूखमरी का इंडेक्स लिया जाता है और हमारे देश में भी एक नंबर है जो हमें शर्मिंदा करता है। साथियों, मैं जो विशेष रूप से बात कहना चाहती हूं वो ये है कि जीवन का एक सत्य है जो है, अगर हम है भी कहें तो भी लगता है कि कुछ दूसरा भी है, तभी तो हम इसको है कह रहे हैं। यानी 1 2 3 4 5 6 कुछ तो है, तभी एक है और एक नहीं है। जैसे आकाश, खाली आकाश शब्द भी कहने से आकाश तो है, उसके लिए है भी कहना ज्यादा है, आकाश भी कहना ज्यादा है, क्योंकि वह तो है ही। उसके ना होने की तो बात ही नहीं हो सकती, उसके ना होने को तो किसी ने कभी देखा ही नहीं है। इसलिए जीवन भी निरंतर आकाश की तरह ही है। उसके होने को हम समझ सकते हैं, उसके होने का, उसके समझने का ही सारा अनुभव पर आधारित गणित है। उस गणित को हम सही कर सकते हैं, उस गणित से हम सत्य की सुगंध पैदा कर सकते हैं, जीवन का ममत्व पैदा कर सकते हैं, जीवन का राग पैदा कर सकते हैं। और इस रागात्मक वृत्ति को हम साहित्य के माध्यम से बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, बहुत राहत दे सकते हैं मनुष्यता को, इस पूरी सृष्टि को। आप देखेंगे कि जो काम बड़ा बड़ा वैज्ञानिक नहीं कर पाता, वो काम एक संगीत थेरेपी कर देती है। जो काम बड़े बड़े युद्ध नहीं कर पाते, वहां कलम वो काम कर जाती है। इसलिए मैं बुद्धिजीवी वर्ग से ही कहना चाहूंगी कि मांगो नहीं, जागो। जागरण में ही लोक मंगल है, जागरण में ही हमारा भिखारीपन दूर हो सकता है।
क्योंकि हमारे पास अथाह संपदा है। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आती है कि एक युवक, बहुत सुंदर युवक, आलोक की तरह, बहुत निराश होकर आत्महत्या करने पर तुला हुआ था। आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है ये कहानी सुनी हो। उसके पास एक वृद्ध आदमी बैठा हुआ था नदी के किनारे, जहां वो कूदने के लिए आया था। वो आग ताप रहा था वृद्ध आदमी। उसने देखा कि एक युवक, हृष्ट पुष्ट युवक, आत्महत्या करना चाहता है, नदी में कूदना चाहता है। वो उठ के उसके पास आया। उसने कहा, ठहरो, तुम क्यों आत्महत्या करना चाहते हो? कहता है, मुझे रोको मत, जीवन में कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं मिला है। तो उसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? उसने कहा, नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर कुछ होता तो उस कुछ के सहारे मैं दूसरा कुछ पैदा कर सकता था, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो उसने कहा, ठीक है, तो तुम मेरी बात मानो, आत्महत्या कल कर लेना, आज रुक जाओ। और इस रोकने के पीछे उस वृद्ध ने उसको कहा कि अब तुम बैठो, मैं तुमसे कुछ मांगता हूं। उसने कहा, मेरे पास कुछ है ही नहीं। कि क्या तुम मुझे अपनी ये 2 आंखें दे सकते हो? मरने से पहले ये 2 आंखें मुझे दे दो। तो उसने कहा, ये क्या बकवास है, मैं 2 आंखें तो नहीं दे सकता। तो क्या मैं अगर आपको 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, जितना आप कहो उतना रुपया दे दूं, तो आप मुझे अपने ये 2 हाथ दे सकते हो? युवक को समझ में आ गया। उसने कहा, नहीं। फिर वृद्ध ने कहा कि भाई ठीक है, जब तुम्हारे पास इतनी अथाह संपत्ति है, फिर तुम ये क्यों कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास बहुत कुछ है। अगर हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई प्रतिष्ठा नहीं है, तो हम अपने भीतर के चेतना के पुंज से उसको हासिल कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हमें उस चेतना की चिंगारी का बोध हो जाए। आपने कभी झील को देखा है, किसी शांत झील को, तो देखते हो उसमें पूरा पूरा चांद उतर जाता है। लेकिन अगर झील में कंकड़ डाल दो तो वो पूरा चांद का प्रतिबिंब तरंगों से टूट जाता है, एक जैसा नहीं रहता। हम निरंतर अपने अंतर में कंकड़ डाल रहे हैं और हम अपना प्रतिबिंब पूरा पूरा चेतना का चांद नहीं उतार पा रहे हैं अपने भीतर। इसी कारण से हम ना पूरा प्रेम कर पाते हैं, ना हम पूरा जी पाते हैं, ना हम पूरी अपनी हिस्सेदारी हासिल कर पाते हैं, और ना हम अपना पूरा दायित्व निभा पाते हैं। तो जीवन की चूकों को सही किया जा सकता है, जीवन के रास्ते को बढ़ाया जा सकता है, नया किया जा सकता है, बशर्ते हम अपनी दृष्टि को, अपने दृष्टा होने को आत्मसात कर लें, समझ लें, और अपने अंधत्व को छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। क्योंकि जिसमें जीता आता है आदमी, जीता जाता है, एक परंपरा बना लेता है, उसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। छोटी छोटी ट्रेडिशंस को हम अपने घर परिवारों में, रीति रिवाजों में नहीं छोड़ पाते हैं। सोचो, आप ऐसे लाचार नहीं हैं कि आप कहीं भी कुछ भी श्रेष्ठतम, मंगलकारी, हितकारी, जनहितकारी, उत्कृष्टतम पैदा ना कर सके। आप इतने दरिद्र भी नहीं हैं कि किसी को कुछ ना दे सके। किसी का हाथ पकड़कर रास्ता बता सकते हैं, किसी के लिए लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, गा सकते हैं, नाच सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, बशर्ते हम अपने आप में खुद तैयार हो जाए। और आज की सारी स्थितियों की, व्यवस्थाओं की नपुंसकता ये बताती है कि बुद्धिजीवी वर्ग कठपुतली हो गया है, और कठपुतली तो अपना सूत्र अपने हाथ में नहीं रखती है। उसका सूत्र सत्ता के हाथ में होता है, राजनीति के हाथ में होता है। इसी कारण से वो चूक कर जाती है, वो नाचने लगती है और अपना मंच भूल जाती है। तो साथियों, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगी, बस इतना ही और कहूंगी कि अधिक से अधिक आप विज्ञान के हों, आपका डिसिप्लिन विज्ञान हो, आपका डिसिप्लिन कॉमर्स का हो,
कंप्यूटर का हो, जो भी हो, आप अपने आप को साहित्य के माध्यम से अधिक संवेदनशील मनुष्य बनाएं, क्योंकि साहित्य ही बुद्धि का हृदय के साथ संतुलन बनाता है, बुद्धि को अहंकार की आग से बचाता है और उसे मानवीयता की ऊष्मा प्रदान करता है, आपको सहृदय बनाता है और सहृदयता किसी भी व्यवस्था को सही कर सकती है, क्योंकि हृदय कभी झूठ नहीं बोलता, वो मनुष्य का सबसे अच्छा और सबसे सच्चा मित्र है, बशर्ते मनुष्य उसके पास बैठे, उसे समझने की कोशिश करे। तभी तो हमें सहजात अनुभव होने बंद हो गए हैं। मछलियों को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली, लेकिन मनुष्य को पता नहीं चलता। हमारा बनाया हुआ मौसम विज्ञान फेल हो जाता है, लेकिन चिड़ियों का सच बता देता है कि क्या होने वाला है। तो हमने हृदय से दूरी बनाई है, हम भोक्ता हो गए हैं, उपभोक्ता हो गए हैं और मनुष्य होना भूल गए हैं। तो इस बुद्धि की काट अगर किसी के पास है, तो वो प्रेम है, तो वो आनंद है। हम जीवन को आनंद के साथ जी सकते हैं, मुस्कुरा सकते हैं, मुस्कुराहट से दूसरे के भीतर भी मुस्कुराहट पैदा कर सकते हैं, अपने फूल खिला सकते हैं और इसे लोग पागलपन भी कह सकते हैं। अभी भी आप सोचिए, हम जिनकी पूजा करते हैं चले जाने के बाद, उनका अपने युग में कभी सम्मान नहीं हुआ। ईसा जब अपने गाँव गए तो सब लोगों ने कहा क्या पागल है ये, बढ़ई का लड़का, हमने इसको बढ़ई के घर पैदा होते देखा, बड़ा होते देखा, खेलते देखा, ये क्या पागल भगवान का पुत्र हो गया है। हमने किसी को भी उस आदमी को स्वीकार नहीं किया जो चेतना पुंज होकर हमारे बीच में आया अपने समय में। बाद में भले ही हम मूर्तियों, क्योंकि हम मूर्ति मिट्टी को हम पूजना चाहते हैं, मूर्तियां बना के हम पूजते रहे हैं। तो इसलिए अपनी व्यवस्था को स्वयं संभालिए, अपनी बुद्धि को थोड़ा अंकुश लगाइए, अपने हृदय की ममता को थोड़ा विस्तारित कीजिए, तो निश्चित तौर पर हम साहित्य को समझ सकेंगे, भाषा को समझ सकेंगे, हम दर्शन को समझ सकेंगे, समाज को समझ सकेंगे और इनको समझने के बाद इनकी की जो संचालिका, जो वाहिका नीति है, राजनीति, उसको भी हम सही रूप दे सकेंगे, हम सही रूप में परिणत कर सकेंगे, मानवीय और करुणामय बना सकेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपके व्याख्यान का एक-एक शब्द, जिसको आपने कहा ना चेतना की चिंगारी जलाने में समर्थ है, आज बिल्कुल हमारे प्रतिभागियों के साथ-साथ और हम जो बैठे हैं यहाँ पर आयोजक मंडल की ओर से, उन सब की भी जो एक अंतर मन की जो भावना है, वो इस वक्तव्य और व्याख्यान से निश्चित रूप से ही जागृत हुई है। और हमारे प्रतिभागी बराबर से चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, डॉक्टर विष्णु राठौर जी भी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर और सार्थक मंतव्य कुसुमलता मैम। और इसी तरीके की बहुत सारी टिप्पणियां मैम आपके वक्तव्य को सुनने के साथ-साथ ही हम लिखा है कल्पना दुबे जी ने, मैडम हम निशब्द हो गए, अभिभूत हैं, अत्यंत संवेदनशील, मर्म स्पर्शी प्रखर अभिव्यक्ति। तो इस तरीके के बहुत सारे अच्छे टिप्पणियां आपके व्याख्यान पर आ रही हैं मैम। और जैसा कि मैंने कहा था, आपका व्याख्यान एक, जैसे आपने शुरुआत में ही मैम कहा कि आप जो स्वयं आपका व्यक्तित्व है वो टीस को सहलाता नहीं है, बल्कि उसको और जागृत करके उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य हैं और मनुष्य का जो एक औपचारिकता होती है वो तो सहलाने वाली होती है, लेकिन अगर मनुष्य धर्म का पालन करना है तो उसको हमें दूर करना हमारा एक सहज धर्म माना जाएगा। और उसके साथ-साथ आपने जो प्रमुख बात कही कि स्थित प्रज्ञ होकर के और दृष्टा बन करके, जो मुख्य बात साहित्य की धारा से जोड़ी है कि हमारे अंतःचक्षु जागृत हो जाएं और हृदय और बुद्धि पक्ष का समन्वय हो, यह साहित्य सृजन का सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। और जैसे मेरा भी यही मानना है कि मैम मानव है अगर, तो मानव होकर के जो मानवीय गुण हैं उनसे संपृक्त होकर के अगर हम अपने जीवन का निर्वाह करें, तो हम अपने साथ साथ चारों तरफ समाज में एक अच्छा वातावरण उत्पन्न कर सकते हैं। और आपने जो कहा राजनीति, ये सच में एक सचमुच एक नीति ही तो है। इसका जो विभत्स स्वरूप जो बनता जा रहा है, वो आज हमारे द्वारा या हम मानव समाज के द्वारा ही उत्पन्न करा जा रहा है। और भाषा की संप्रेषणीयता जो अति बौद्धिकवादता के नाते जो आज अवरुद्ध हो गई है,
उसकी सहजता भी बहुत आवश्यक है। और जो सूत्र वाक्य में आपने कहा, मांगो नहीं जागो, तो मांगना जो भिक्षुक प्रवृत्ति है वो हमें समाप्त करनी पड़ेगी, और अपने जो चेतना की अंतः चेतना है उसको जागृत करके और अंतर मन की बात को सुन करके और कठपुतली ना बन करके दूसरों से ना संचालित होते हुए हम अपने मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं। ऐसी भावनाओं से परिपूर्ण आपका वक्तव्य बहुत ही प्रेरणाप्रद था और बहुत ही, जिसको कह सकती हूँ मैं, पूर्ण जीवंत मैम, एक एक शब्द पूर्ण अपने आप में एक शब्द को व्याख्यायित करने वाला आपका व्याख्यान था। बहुत ही मैं सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि अच्छे लोगों का वक्तव्य सुनना ये भी हमारे एक सौभाग्य का कारण बनता है। और इसके लिए मैं आयोजक मंडल की ओर से ही नहीं, हम कोयल मैम और मैं गरिमा अपनी ओर से भी आलोक सर को साधुवाद देती हूँ कि ऐसे, हाँ, ऐसे वक्ता के रूप में आज हमें आपका वक्तव्य सुनने को मिला। बहुत ही हम अपने आप को गर्व से अनुभव कर रहे हैं और प्रतिभागी भी इसका पूर्ण रूप से साथ दे रहे हैं कि आपको सुनना हमारे निश्चित ही बहुत ही सौभाग्य का विषय रहा। मैम, थोड़े से प्रश्न हैं, क्या हम प्रश्न ले लें? हाँ, बिल्कुल कीजिए। गरिमा जी, दो गरिमा लोगों मैम, को मैंने- गरिमा मैम, जी गरिमा सर, मैम, जी सर। प्रश्न लेने से पहले आपने वक्तव्य में मानवीयता की बात सुनी ली मैम के मुंह से। मैंने पहले नहीं बोला था। मैम ऑल इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन चलाती हैं, लगभग 40 से ज्यादा स्कूल है उसमें, पूरे देश भर में 40 से ज्यादा है, मैं कम ही बता रहा हूँ। और अपने पैसों से एक पूरा, मतलब इन्होंने एक छोटा सा संस्था बना रखा है और पूरे ऑल इंडिया में जितने जरूरतमंद लोग हैं उनकी सहायता करती हैं और पूरी मानवीय है, केवल वक्तव्य में नहीं है, प्रश्न करते हैं। व्यवहार में भी मैडम मानवीय है। जी ये बिल्कुल, मैं बोलना बिल्कुल। चाहता, पहले प्रश्न ले लेते हैं फिर आगे बात करते हैं। जी और जी। गरिमा जी, मेरे ख्याल से गीता पांडे जी हैं, इन्होंने हैंड रेस किया था। हाँ मैम, पहले देख तो प्रश्न ले ले, फिर उनको मैम जी, जोड़ लेंगे। जी बिल्कुल। मैम, जी, ये वरुण कुमार वशिष्ठ जी हैं। ये अपनी जिज्ञासा रख रहे हैं कि आपके विचार सुनकर मुझे हिंदी साहित्य में रुचि पैदा हुई। मेरा एक सवाल है, खुशवंत सिंह को आप किस श्रेणी का? नहीं, गरिमा जी, ये ये नीलकंठ जी के लिए दूसरा सवाल प्रश्न, था। हाँ हाँ, ये नहीं नीलकंठ करने का दीजिए प्रश्न। आपको, प्लीज प्रश्न करने दीजिए। हाँ, अच्छा, खुशवंत सिंह ये को आप नील किस श्रेणी में रखना किस चाहती हैं? किस श्रेणी का लेखक मानते हैं? उनकी किताब दिल्ली के बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बहुत शुक्रिया वरुण जी। देखिए, हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए हिंदी मन को पढ़ना बहुत जरूरी है। खुशवंत सिंह बहुत अच्छे लेखक हैं और जिस विद्रूपताओं के बीच आज जीवन चल रहा है, उन विद्रूपताओं का चित्रण करने वाले बहुत प्रखर लेखक हैं। जो उनका उपन्यास जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें तमाम समय की, समाज की और मनुष्य के भीतर की क्रूरतम स्थितियों को उन्होंने उजागर किया है। उन स्थितियों के बीच में भी हम ऐसे लोगों को श्रेष्ठ मानते हैं जो योग्यता ना होने के बावजूद राजनीति के दम पर ऊपर बैठ जाते हैं। तो उसमें एक ट्रांसजेंडर है जिसका प्रयोग करता है लेखक। ट्रांसजेंडर का प्रयोग किया जाता रहा है, हर एक का, स्त्री का भी प्रयोग किया जाता रहा है पूरी परंपरा में, और साहित्य मुखर रूप से इस चीज को सामने रखता है। तो हमें तोड़ना क्या है? तोड़ना इस प्रयोग धर्मिता को है, ऐसी वाली को जो आपको तस्वीर बनाकर प्रयोग करता है, जो मनुष्य होने पर भी एक को श्रेष्ठ और एक को कमतर समझता है। ट्रांसजेंडर में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है ट्रांसजेंडर में। हाथ पैर हैं, बहुत काम कर सकते हैं। हमारी पुरानी परंपरा में तो वो सुरक्षा कर्मी हुआ करते थे, पहरेदार होते थे, बहुत शस्त्र चलाते थे, सैनिक होते थे। लेकिन हमने कितना विभत्स रूप दे दिया। जो विभत्स रूप दिया है उसी का चित्रण भी है और उन्हीं स्थितियों के बीच में है जहां हम इतिहास का मूल्यांकन करते हैं। वो जगह जगह स्मारकों का चित्रण करते हैं, अपनी उन स्थितियों का चित्रण करते हैं, ऐतिहासिक स्थितियों का, जिन स्थितियों को हमें
इस दृष्टि से भी देखना चाहिए। तो आप साहित्य पढ़िए, कविता पढ़िए, बहुत अच्छे लेखक हैं। आप नागार्जुन को पढ़िए, सर्वेश्वर को पढ़िए, मैथिली शरण गुप्त को पढ़िए। उपन्यास पढ़ना चाहते हैं, अगर वर्तमान में पढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा स्त्री लेखन हमारे सामने है। पुष्पा मैत्रेय हैं, अलका सरावगी हैं, जया जादवानी है, बहुत शिवानी है पुरानी हमारी लेखिका, बहुत अच्छी कृष्णा सोपती है। और अगर पहले पढ़ना चाहते हैं तो अगर आप हिंदी डिसिप्लिन के नहीं है, प्रेमचंद को पढ़िए, रेणु को पढ़िए। और दूसरा प्रश्न क्या है गरिमा जी? मैम अब प्रश्न नहीं है, लेकिन टिप्पणियां बस अलग अलग हैं। क्यों कोयल मैम, देखिए मेरे ख्याल से टिप्पणियां ही हैं राफिया मैम की, डॉक्टर दीपिका वर्मा जी की, और मैम आपके व्याख्यान से सब बिल्कुल इतना ज्यादा प्रभावित है कि प्रश्न कम और अपने अपने उसमें शब्दों का उचित संयोजन कर वो आपके लिए प्रशंसापूर्ण टिप्पणी ही लिख रहे हैं। इसमें बाबूगिरी जी भी लिखते हैं, प्रोफेसर कुसुमलता जी, सादर नमन, अत्यंत व्यापक विषय को आपने उचित न्याय दिया। दुखती रग पर हाथ रखने की आपकी आदत ने मुझे आकर्षित किया। आज बुद्धिजीवी वर्ग कठपुतली बन गया है। दर्शन में दर्शन तो है ही नहीं, हृदय ना झूठ ना ही बोलता, सभी चीजें 100% सच हैं। डॉक्टर बाबूगिरी जी। और राफिया मैम कहती हैं, आई सल्यूट यू कुसुम मैम। इस तरीके से मैम टिप्पणियां ही हैं। और मैम पैनलिस्ट में देखिए किसी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सभी का। जी, फिर भी कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो मैं। जी बिल्कुल। कोयल मैम देखिए इसमें अगर कोई नहीं, हैंड रेज तो नहीं है किसी का। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन आंसर इसमें देख लेते हैं अभी। और हाँ जी जी जी, किसी गीता जी ने हैंड रेज किया था, आप बता रही थी। नहीं मैम, वो वो शायद बाई गलती से हो मिस्टेक हो गया था। होगा। हाँ, उन्होंने लोअर हैंड कर लिया मैम। जी जी। किसी प्रोफेसर को कुछ संजय जी पूछना भी है है। तो आप हाँ लोग हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, ये मैं अपनी जिज्ञासा क्वेश्चन आंसर में रख दीजिए। मैम तो इतने उचित तरीके से और इतने सरल तरीके से सारी बात हमारे जिज्ञासा का समाधान कर रही हैं। नहीं, अगर वो डायरेक्टली मैम से बात करना हाँ चाहे तो भी ये प्लेटफॉर्म खुला है। आप लोग बिल्कुल। बिल्कुल आकर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका नेटवर्क बहुत अच्छा है, मतलब बहुत क्लियर आप लोगों की आवाज आ रही है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। आपकी युवा टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देती मैम आपका भी नेटवर्क बहुत अच्छा है, आपकी आवाज जी। बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल हमसे ज्यादा क्लियर आपकी आवाज है मैम। ये हूँ। बहुत ही अच्छा है। काम बड़े अरेंजमेंट में बहुत पक्का है ये, मतलब विद्यार्थी से मैं देखती आई हूँ। मैम डॉक्टर आपसे सीखा है ना, आपसे डॉक्टर सीखा है अंजू मैम। मैडम हमारे साथ जुड़ी हैं। जी, हेलो। अंजू जी, हाँ अंजू जी, हाँ जी, हाँ। अंजू हाँ मैम, जी। आप हाँ जी। आवाज आ रही है मैम? जी जी मैम, आ रही हैं। जी मेरी आवाज मैम आ रही है आप, आप लोगों को? जी बिल्कुल स्पष्ट आ रही है मैम। आप अपनी बात मैम से रखिए, जो भी जिज्ञासा है आपकी। नमस्कार कुसुम मैम, मैं अंजू बोल रही हूँ खालसा कॉलेज से, जी नमस्कार। करोल बाग। तो मैम देखिए, आपने आपका जो बात बताई है, जो खासकर मतलब एक संवेदनशीलता जो आई है, हम हर तरीके से कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो है हम इस तरीके कुछ सिचुएशन ऐसी होती है हमारी, लेकिन हम है ना तो एक्सप्लेन कर पाते हैं, या फिर ये कहें कि हम कहीं ना कहीं मतलब हमें पीछे धकेला जाता है। वो उस सिचुएशन में क्या करें, ये होता है। एक्चुअली बिल्कुल सही कह रही हैं अंजू जी, मैंने आपकी हाँ भावना जी। को देखिए। एक तो स्त्री होना, ऊपर से सारे दायित्वों की वाहिका होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा बोझ है, क्योंकि स्त्री को तो सिर्फ हमने बोझा ढोने वाली बना के रख दिया पूरी परंपरा। और आप जो कह रही हैं कि पीछे धकेला जाता है, अभिव्यक्ति की निपुणता ना होने के कारण उन संवेदनाओं को लोग नहीं समझते। तो लोग नहीं समझेंगे, ये बात आप जानिए, जी क्योंकि मैम। इसका दायित्व नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि लोग तो अपने आप के पाने के लिए निकले हैं ना, दूसरे को देने के लिए नहीं निकले हैं। आपको किसी भी रूप में अपनी जगह स्वयं बनानी होगी। अपने आप को बार-बार थपकी देकर ये समझाना होगा कि यू आर कैपेबल, यू कैन डू। अपने आप को आप ही अगर अपने मित्र नहीं बनेंगे तो कोई आपका मित्र नहीं बनेगा, ये बात निश्चित है। तो औरतों के रूप में तो मैं विशेष रूप से ये पर बात मैम जैसे कई सिचुएशन
हाँ जी मैम, जैसे कई सिचुएशन ऐसी आती है कि मैं अकेले पड़ जाते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे हम मतलब मान लीजिए अब कॉलेज के उसमें देखते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि हम आगे आए, लेकिन कोई भी साथ देने को तैयार नहीं होता कहीं भी। खासकर अनेबल से संबंधित, मैं यहाँ अनेबल का ही बात उठा रही हूँ, उसी से संबंधित पूछ रही स्पेशली हूँ। रूप से वर्ल्ड लोगों के संदर्भ में आप बात कर रही हैं। हाँ जी तो हाँ ये जी बात मैम। देखिए, जब भी कोई इतिहास बनाता है वो अकेला ही बनाता है, और जी। सच का साथ सब लोग नहीं देते। झूठ के साथ आपको भीड़ नजर आएगी, सच तो अकेला ही रहता है। हाँ, सच हमेशा अकेला रहता है। जी सच समझ इसीलिए गए। इतिहास बना पाता है क्योंकि वो अकेला। आप अकेली हैं तो आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझिए। आप दूसरे के साथ को ज्यादा देख रही हैं, अपने काम को कम देख रही हैं। दरअसल हाँ, बात ये, हाँ हो बिल्कुल, सकता है मैम, आप अपने आप को ज्यादा देखिए, अपनी संवेदनशीलता को ज्यादा देखिए, दूसरों की ओर मत देखिए। क्योंकि जब हम परमुखापेक्षी हो जाते हैं तो हम अपने आप को कम महत्व देते हैं। हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने एक नई ड्रेस, छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ, एक नई ड्रेस बनाई आपने, बहुत चूज करके मार्केट पूरा भ्रमण करके आपने ढूंढा, तो आपको लगा कि मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और आपको जानबूझ के कोई कह दे कि आप बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हैं, और आप बिल्कुल मुंह बना लें और आप उस ड्रेस को फेंक दें, ये अच्छी बात नहीं है। जब आपने चुना था, जब आपने सब कुछ किया था, तो चयन की जिम्मेदार आप थी, आपने बनवाया था। तो हम अपनी अपनी जिम्मेदारी को अपने संदर्भ में तो समझें। परेशानी ये है कि ये प्रशिक्षण हमारे किसी संस्थान में नहीं दिया जाता, हमारी आत्मा का निर्माण नहीं किया जाता, हमें पौधों की तरह नहीं बढ़ने दिया जाता। हमारे ऊपर कुछ चीजें रख दी जाती हैं बोझ की तरह, जिसके बोझ के नीचे हमारा अपना अस्तित्व, हमारा अपना व्यक्तित्व दब जाता है। आप देखिए, प्राचीन काल में जो हमारी शिक्षा प्रणाली थी वो श्रम पर आधारित थी, भीतर से सब पैदा होता था, बच्चा खाली हाथ जाता था। आज कितना भारी बस्ता लेके जाता है, फिर भी क्या पूर्ण मनुष्य बन पाता है? अब वही 16 साल का, 14 साल का बच्चा अमेरिका के स्कूलों में गोली चलाता है, कितने लोगों को मार डालता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर का विकास नहीं किया जा रहा, बाहर से उसके ऊपर बोझ रखा जा रहा है। तो गलतियां तो बहुत सारी व्यवस्थाओं में है। इसीलिए मैं कह रही हूँ ना कि व्यवस्थाएं, क्योंकि उस बुद्धिजीवी दर्शन से कट गई हैं, इसलिए व्यवस्थाएं विद्रूप हो गई हैं, खराब हो गई हैं। किसी भी व्यवस्था को देख लीजिए आप, सब व्यवस्थाओं का एक ही दोष है, क्योंकि जड़ तो एक ही जगह से है। जड़ को पकड़ने की कोशिश कीजिए, आपका निर्माण कोई दूसरा नहीं करेगा। आप औरत का तो जुझारू व्यक्तित्व अगर ना होता तो आज औरत को कहीं जीने भी ना दिया जाता। वो तो उसका अपना जुझारू व्यक्तित्व है कि वो अपने आप से भी लड़ती है और समाज से भी लड़ती है, समय से भी लड़ती है और विचारधारा से भी लड़ती है, तब वो जाके कहीं खड़ी हो पाती है। जी बिल्कुल सही है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल अगले मैम, इसमें डॉक्टर राजेश भामरे जी कह रहे हैं कि मैम इस भयंकर दशा के लिए साहित्य के अलावा क्या उपाय है? आत्मबोध ही सबसे बड़ा उपाय है, साहित्य तो बाद में आता है। आत्मबोध ही नहीं होगा अगर हमारे पास, क्योंकि हम बोध से ही तो टूटे हैं, अपने बोध से टूटे हैं। हमेशा हम दूसरों के बारे में चिंतन करते, फलाने ने मुझे ऐसा कहा, आज कॉलेज की ये परेशानी है तो उसका समाधान मैं कैसे करूं, ओहो ये भी काम है, वो भी काम है। हम कभी अपने बारे में नहीं सोचते हैं ना, तो अपने बारे में चिंतन नहीं करते, अपने आप को हम जरा सा समय नहीं देते, दुनिया को सारा समय देते हैं, सारा कारोबारी दुनिया को समय देते हैं। तो जब कारोबारी हो जाएगी तो लुटेरी भी तो बढ़ेंगे ना, लूट ही मचेगी। फिर पूरा देश क्या, पूरा विश्व भी अगर कारोबारियों को दे दिया जाए तो उसमें कोई हर्ष थोड़ी है, क्योंकि है ही कारोबारी सब कुछ। जी जी। तो उस बोध को जगाने की जरूरत है ना, वो बोध अपने आप नहीं जगता है, बोध तो खुद पे मेहनत करने से जगता है। ना कहना आना चाहिए हमें, हम ना कहना नहीं सीखते, हम तो हामी भर के, हमारा क्या बिगड़ता है, सब हाँ कर रहे थे हमने भी हाँ कर दिया। आप बुद्धिजीवी हुए क्या फिर? अगर दूसरों के हाँ करने में ही आपने हाँ मिला दी तो आप तो भीड़ हुए ना। उचित अनुचित का ध्यान हाड़ अपने होता है, अनुसार हाड़ रखना प्रत्येक पड़ेगा। होगा। जी मैम। और भी बहुत सारे प्रश्न क्वेल मैम। हाँ, जी, डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। नहीं, एक 1 to 8 करके एक कैंडिडेट हमसे जुड़े हुए हैं सर, उनका प्रश्न ले लें। उन्होंने हैंड रेज किया था, इनका एक ले लेते हैं। जी क्या आपने
आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। सर मैम मुझे पता नहीं चल रहा है आप नंबर से जुड़े हैं या गलती से आपका हैंड रेज हो गया, बताएं। हमने आपको पैनलिस्ट बनाया है, नंबर 128 आपने हैंड रेज किया था। चलिए गरिमा जी हो अगला सकता, प्रश्न। हाँ। मैम बहुत सारे सवाल हैं हाँ वो मैं, लीजिए ना। हाँ वो सर, प्रश्न ले डॉक्टर लेते प्रदीप हैं। कुमार जी ये पूछ जी। रहे हैं, मैम जब कोई लालच में पड़ व्यवहार करता है तो उसके साथ व्यवहार करते हुए संवेदना का कैसे परिचय दिया जाए? लालच में तो हर व्यक्ति खुद ही पड़ता है ना, दूसरा तो लालच देता है हमें। अब मुझे कोई कह दे कि आप मेरा ये बच्चे को इसको पास कर दीजिए, इसका ये नहीं कर सका, आप इसको पास कर दीजिए, मैं आपको 2 लाख रुपए देता हूँ। तो लेने वाली तो मैं हूँ ना, लालच में तो तभी पड़ती हूँ ना मैं जब मेरी भूख है वहां। वही तो हवस, वही तो वासनाएं हमें संचालित करती हैं। तो हमें हमारी वासनाएं क्यों संचालित करें, जबकि वासनाएं तो बुलबुलों की तरह है, उठती हैं, मिटती हैं, तिरोहित होती हैं, फिर उठती हैं। सागर के सच को पहचानना चाहिए ना, आत्मा के सच को पहचानना चाहिए, बुद्धिजीवी को कम से कम। क्योंकि पूरी इतनी मेहनत अगर की है, इतने साल अगर पढ़ाई की है, उसके बाद पढ़ा रहे हैं और हम उस चेतना से छिटक कर पढ़ा रहे हैं, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर तो हम लालच में ही पढ़ेंगे और फिर हम अपने पीछे भी कैसी लाइन लगाते हैं, हम कैसे शिष्य बनाते हैं। ऐसी कि अप्रोच से आ गई, उसका एडमिशन मैंने कर दिया, इसका ढिमकाने ने कर दिया, ये मेरा शिष्य हो गया। कैसे हो गया ये मेरा शिष्य? वो हो गया क्योंकि लालच में है हम। जी तो इस चीज को, चरण चुंबन वाली चीज को, अपने आप को हमें सब अच्छा ही कहें, क्यों कहें सब अच्छा? अगर हम बुरा काम कर रहे हैं, उनकी नजरों में ये बुरा है कि उनकी हाँ में हाँ नहीं मिला रहे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? वैसे भी जीवन गंवाने से ज्यादा क्या हो सकता है? कोई मार देगा, इससे ज्यादा बड़ा तो कुछ सच नहीं है। लेकिन अपनी स्वतंत्रता को मैं गिरवी रखने को तैयार नहीं हूं, तो ये मेरा बल है, इसे दूसरे नहीं बढ़ाएंगे। दूसरे मेरी स्वतंत्रता को खरीदने के लिए आएंगे, दूसरे खरीदार हैं। हम अपने भीतर से जब बाहर निकलते हैं, बाहर की यात्रा खरीदारी की होती है यात्रा। दूसरे हमारे खरीदार हैं, हम क्यों अपने आप को बेचेंगे? तो लालच करने वाले हम हैं ना, लालच देने वाला दोषी नहीं है, हम खुद दोषी होते हैं। जी जी मैम, इसमें नाम नहीं लिखा है। एक प्रश्न है, हिंदी साहित्य में विकलांगता का दर्शन कैसे आया? देखिए बंधु, विकलांगता का दर्शन, वैसे तो विकलांग पात्रों का चित्रण होता रहा है। जैसे आपने अगर पढ़ा हो राग दरबारी, तो उसमें एक लंगड़ है, हाँ, जो जिंदगी भर संघर्ष करता है पर उसका हासिल नहीं होता उसे कुछ भी, लेकिन वो विनम्र रहता है। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारी कहानियों में, प्रेमचंद का युगांतरकारी उपन्यास है रंगभूमि, जिसका सूरदास पात्र है, वो दृष्टिबाधित है, अंधा है। तो मैं बताऊं कि विकलांगता का दर्शन जो मेरे दिमाग में आया, 2005 की बात है घटना, इसका जिक्र मैं आज आपके मन से करना चाहती हूँ। 2005 में रंगभूमि को जनपद पर बहुत सारे दलित साथियों ने जलाया था। मैं उस समय किरोड़ीमल महाविद्यालय में पढ़ाती थी, तो मेरे को बहुत इस बात से धक्का पहुंचा था कि एक इतने बड़े लेखक की कृति को, जिसमें मेरी दृष्टि से 20वीं सदी का सबसे बड़ा महानायक है सूरदास, जो दृष्टिबाधित है, जो हर दृष्टि से दीन है, लेकिन उसकी जाति चमार होने से उसके साथ अन्याय नहीं हुआ। इन दलितों ने जलाया इसलिए था कि वहां पर प्रेमचंद चमार कह के संबोधित करते हैं। तो वो समाज का प्रचलन है, उस समाज की सच्चाई को दिखाने के लिए प्रेमचंद को ऐसा प्रयोग करना पड़ा था। लेकिन जलाने वाले नादान थे। उस समय मेरे मन में इस पात्र को लेके, इस कृति को लेके बात आई थी, तो तब मैंने पहला अपना लेख लिखा था कि सूरदास विकलांगता विमर्श का पहला पात्र है 20वीं शताब्दी का, ना कि उसका अपमान या उसकी जगह इसलिए नहीं बनती है क्योंकि वो अंधा है। अगर वो अंधा ना होता, केवल महज जाति का चमार होता, तो उसका स्थान बन जाता, तब वो दूसरे की औरत को भी रख सकता था। अब वो अंधा है तो नहीं रखता, क्योंकि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लोग देख रहे होंगे। उसके मन में अनेक आकांक्षाएं, अनेक इच्छाएं, अनेक भय, इस तरह की चीजें परिव्याप्त है। तो उस लेख के बाद फिर मेरा पहला काव्य संग्रह पांखुरी आया था, जिसमें मैंने विकलांगता से संबंधित कविताएं लिखी थी।
उसके बाद पहला कहानी संग्रह मैंने लिखा 2014 में, पहला था, उसका एडिशन, दूसरा एडिशन 2018 में आया, कहीं अनकहीं। उसमें सिर्फ विकलांगता की विमर्श की कहानियां हैं, विकलांगता विमर्श की। तो उसके बाद फिर मैंने देखा, धीरे धीरे मैंने अपने विद्यार्थियों से बात करनी शुरू की। पिछले 15 सालों का ये अनुभव है। तो लोगों ने कुछ ने रिसर्च करने लगे, कुछ इधर उधर बात होने लगी, तो बात चल निकली। मैं इतना ही जानती हूँ। जी बिल्कुल सही है मैम। अब इसमें प्रोफेसर संजय पाटिल जी ये कह रहे हैं कि राजनीति के सक्षमीकरण के लिए बुद्धिजीवी लोगों की आवश्यकता होती है, पर यही लोग इसे बिगाड़ने का कारण बन रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? दरअसल इसकी जड़ तो 20वीं शताब्दी में है। आप देखेंगे जिस तरह से रूस में जो क्रांति हुई थी, उससे पूरा विश्व एक तरह से आशान्वित भी हुआ था कि शायद साम्यवाद में हर देश की राजनीति का, हर देश की हर व्यवस्था का समाधान निहित है। लेकिन जल्दी ही लोग जान गए थे, और फिर जिस तरह की ठेकेदारियां चलती हैं, उस तरह की ठेकेदारियां रूस से भी चली। हम भी जानते हैं, हमारे यहाँ भी फंडिंग रही, हमारे यहाँ भी प्रगतिवाद के नाम पे आया, और जिस तरह की सपाट बयानी साहित्य में आई, वो अपने आप में एक अलग कहानी है, उसमें मैं विस्तार से नहीं जाऊंगी। लेकिन कुछ सच्चे भारतीय लोग थे, जैसे रामविलास शर्मा जी, जिन्होंने अपने आप को इससे अलग किया। ऐसे ही धर्मवीर भारती, जिन्होंने अपने आप को इससे अलग किया। ये बहुत बड़े महान साहित्यकार, महान बड़े सर्जक, चिंतक लोग थे। तो राजनीति ने जब ध्रुवीकरण करना शुरू किया, तो वहां से हम अपनी परंपरा से और कटते चले गए, और हम दूसरे पश्चिम 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 करके उससे जुड़ते चले गए। दरअसल आप पश्चिम में भी देखो, तो पश्चिम में भी ऐसा कुछ पश्चिम नहीं है जो हमारे भीतर ना रहा हो। आप हम अपने इतिहास का रिसर्च कहाँ करते हैं? कहीं भी हम शोध करते हैं कि एक लीक पीट रहे हैं, शोध वास्तव में हम नहीं करते हैं। अगर हम शोध करें तो हम जाने कि जो हड़प्पा की सभ्यता की जो अभी भी राजस्थान में या हम्पी में जो शव मिले हैं, कंकाल मिले हैं, उनमें रेडियो एक्टिव थे वो। यानी ये न्यूक्लियर का प्रयोग तो पहले भी हो चुका है, सभ्यताएं इसी के दम पर नष्ट हुई थी। पर हम क्या पढ़ते हैं, हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमने कैसे सिलेबस बना रखे हैं? तो बहुत सारी चीजें जिम्मेदार हैं, क्योंकि एक गलती को हमने दूसरी गलती करके सही करने की कोशिश की, जबकि एक गलती को दूसरी गलती कभी सही नहीं करती। उस गलती को कान पकड़ के बाहर निकालने से गलती ठीक होती है। हम गलती के साथ दूसरी गलती, तीसरी गलती, चौथी गलती ऐसे करते चले गए, और इस कारण राजनीति जो दिशा पाती थी, जो जिसका प्राण तत्व बुद्धिजीवियों में होता था, गुरुत्व में होता था, दर्शन में होता था, चिंतना में होता था, उसका सूत्र आज धन बलियों के सहारे चलता है, आज कारोबारियों के सहारे चलता है, आज कॉरपोरेट के सहारे चलता है। तो ये सारी विडंबनाएं हैं, जिनके पीछे बहुत सारे कारण दृष्टिगत होते हैं। जी मैम, जो पहले हमारी अंजू जी पैनलिस्ट के रूप में जो उन्होंने सवाल पूछा था, उसी से ही प्रभावित होकर के एक, इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, लेकिन जी। उसी संबंधित एक बात कही कि हमेशा स्त्री का ही नहीं तो पुरुषों का भी शोषण होता है। ये उस पर कह सकते हैं कि अधिकार पद पर कौन है क्या? अधिकार पद पर कौन? हाँ, अधिकार पद पर कौन है? मेरे ख्याल से वो देखिए, कौन है होना हाँ, चाहिए। कौन कहना चाह रहे होंगे, कोण तो वो ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन कौन, हाँ कौन है, अधिकार पद पर कौन है? देखिए, जिसने, अब देख ली, विश्व के सारे जो ग्रंथ हैं, सारे जो शास्त्र हैं, सब पुरुषों के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब उसने, जो बनाने वाला है वो अपनी सुविधा का तो ध्यान रखेगा ही ना। तो जी सारी परंपराओं में विश्व की, ये नहीं हम जो कहते हैं, सोचते हैं, समझते हैं कि पश्चिम में बहुत स्त्री स्वतंत्र है। हमसे भी बुरी स्थिति में थी पश्चिम की स्त्री, तो तभी तो वहां स्त्री आंदोलन शुरू हुए थे, कि जहां सबसे ज्यादा पीड़ा होगी वहीं तो उत्पीड़क खड़ा होता है। तो स्त्री आंदोलन पश्चिम में चले इसलिए क्योंकि वहां की स्त्रियां और ज्यादा प्रताड़ित थी। तो ये पुरुष सत्तात्मक जो प्रवृत्ति है, इसने, बहुत सारी औरतों में भी आपको ये प्रवृत्ति मिलेगी, ऐसा नहीं कि पुरुषों में ही होती है, स्त्रियों में भी होती है, क्योंकि परंपरा से घुट्टी में यही पिलाया जाता है
इसलिए तो, क्योंकि जो सबसे पहले घर में अन्याय करना शुरू करती है वो हमारी माँ ही तो होती, दादी ही तो होती है, जो हमें सिखाती तुम लड़की हो, तुम ऐसा मत हंसो, जोर से मत हंसो, ऐसे मत चलो, ऐसे मत बैठो, ये मत करो, वो मत करो, वगैरह वगैरह। तो ये एक प्रवृत्ति है, और जो सत्ता के हस्तांतरण से सत्ता को अपने वश में रखने के कारण उत्पन्न हुई है, और जिसका परिणाम पूरे विश्व समाज को, पूरे मानव इतिहास को भोगना पड़ रहा है। और पद पर कोई भी काबिज हो, अगर आपकी चारों तरफ की बुनावट एक है, पितृसत्तात्मक है, तो आपकी कर्म इंद्रियां उससे बाहर तभी हो सकती जब आप बगावती हो जाए। अदरवाइज आप उसके भीतर ही बैठकर अगर सामंजस्य बनाने की कोशिश करेंगे, तो आप उसी प्रवृत्ति के किसी न किसी रूप में वाहक और संचालक बनेंगे। जी, ये डॉक्टर नीलाक्षी जोशी जी, उन्होंने हैंड रेज करा था। मैडम, आपको हमारी आवाज आ रही है? पैनलिस्ट के रूप में आपको मैंने बनाया है। डॉक्टर नीलाक्षी जोशी जी, कि बाय मिस्टेक आपका रेज हैंड हो गया था? नहीं, अगले इसमें प्रश्न में अब ये जी, मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ, मुझे तो आ रही है। हाँ मैम, आप अपनी कोई नहीं, ये नीलाक्षी जी नहीं जुड़ रही। नीलाक्षी जी शायद सुन नहीं पा रही, या जी, अब उनका इस हाँ, ये डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं। ये डॉक्टर राजेश कुमार। सर आप अपनी बात रखें। सर डॉक्टर राजेश कुमार जी, आप अपनी बात रखिए, अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो। जी मैम। जी सर, हाँ जी आप जी, धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले तो मैं इतने संवेदनशील और ज्ञानवर्धक वक्तव्य के लिए मैम का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। और रंगभूमि के संदर्भ में जो मैम ने टिप्पणी की, उससे आंशिक सहमति रखते हुए एक आंशिक असहमति भी व्यक्त करना चाहूंगा। निश्चित रूप से रंगभूमि का जलाया जाना नकारात्मक राजनीति, दलित साहित्य की राजनीति की परिणति थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि रंगभूमि में केवल एक चमार शब्द मात्र आपत्तिजनक था, बल्कि हम सूरदास के चरित्र चित्रण को देखें तो उसमें बहुत कुछ आपत्तिजनक है। अगर आप पहले पेज पर ही, रंगभूमि के पहले पेज पर जो परिचय पाते हैं सूरदास का, तो आपत्तिजनक नहीं है सर। नहीं जी मैम, उसमें जो परिचय इसी तरह से आता है कि जो वो पात्र है, मतलब ना उसे नाम की जरूरत है ना काम की जरूरत है, क्योंकि इनके लिए बना बनाया नाम है सूरदास और बना बनाया काम है भीख मांगना। तो जो इस तरह की जो टिप्पणी आती है, वो निश्चित रूप से वो गरिमामयी टिप्पणी तो नहीं है उस पात्र के लिए। और गरिमामयी टिप्पणी है, मैं आपको यही बताना चाहती हूँ बंधु। दरअसल 1924 में ये उपन्यास लिखा गया था, और उस समय भारत में अंधों की यही स्थिति थी। प्रेमचंद लिखते हैं बहुत बेबाकी के साथ कि भारत में अंधों को ना नाम की जरूरत है ना काम की, उनकी बना बनाया काम है भीख मांगना, और बना बनाया नाम है सूरदास। ये टिप्पणी, ये पहला परिचय जी। स्वतंत्रता से पहले का सच, जब कोई भी दृष्टिबाधितों के लिए स्कूल नहीं थे, दृष्टिबाधित हर मोड़ पे हर जगह भीख ही मांगते थे। वो किसी, सूरदास अगर ब्राह्मण होता तो भी उसकी यही दशा होती, क्योंकि वो दृष्टिबाधित था, वो अंधा था। इसलिए मैं अपने फेसबुक पे मैं अभी ये आर्टिकल लगाऊंगी पुराने वाला, तो आप लोग जो भी पढ़ना चाहें जरूर पढ़िएगा। मैं फेसबुक पे लगाती हूँ कल ढूंढ के उस आर्टिकल को, जो मैंने 2005 में लिखा था, जब ये जलाया गया था। तो उस समय मैंने सारी चीजों को कोट करते हुए दिखाया था कि वो उसके अंधा होने की पीड़ा है। जी मैम, हालांकि मैम ये बात ठीक है कि रंगभूमि का जलाया जाना तो राजेंद्र यादव और सोनपाल सुमनाक्षर के बीच की जो राजनीति थी, वो जो उनका अहंकार, वो सीधा दलित साहित्य अकादमी और राजेंद्र यादव के दफ्तर से वो सब संचालित हो रहा था। और चूंकि मीडिया से कवरेज मिल गया था, तो वो इतनी बड़ी परिघटना में बदल गया था। लेकिन फिर भी
कुछ मन में एक संशय तो आता है। वहाँ जिस तरह की भाषा का प्रयोग है, हम कह सकते हैं ठीक है, यथार्थ चित्रण मतलब एक पाठ ये है कि प्रेमचंद ने यथार्थ चित्रण किया है, लेकिन दूसरा पाठ ये भी है कि वो भाषा चुभती तो है मैम। नहीं, वो अब चुभ रही है ना, जब हम कुछ जान गए, खड़ा होना सीख गए हैं, आज चुभ रही है हमें। लेकिन हमें साहित्य जो है वो इतिहास के स्पेस को भरने का काम भी करता है। इतिहास जो स्पेस खाली छोड़ देता है, जो जगह छोड़ देता है, उन रिक्तियों को साहित्य का संवेदनशीलता से भरता है। तो प्रेमचंद ने अपने समय के इतिहास को साहित्य के माध्यम से हमारे समक्ष रखा। ये 1924 का सच है, जिसे झुठलाकर हम प्रगति नहीं कर सकते, जिसे स्वीकार करके आत्मसात करके हम उस स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सारी जिज्ञासाओं का शमन कर रही हैं मैम बहुत ही उचित रूप से। अब हमारे साथ अंतिम पैनलिस्ट के रूप में एक हमने प्रतिभागी को जोड़ा है मैम, फिर उसके साथ ही हम अपनी बात समाप्त करेंगे। डॉक्टर छवि जी आप जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। डॉक्टर छवि जी। जी मैडम, जी मैडम। हाँ जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, जी आ रही है मैडम। मैम नमस्कार। कोई जिज्ञासा है? नमस्कार। कोई हाँ, जिज्ञासा नमस्कार है तो मैडम, मैम से। आपका वक्तव्य निसंदेह बहुत सुंदर और ज्ञानवर्धक रहा है। मेरे मन में मैडम अक्सर एक प्रश्न आता है कि जो साहित्यकार होता है वह संवेदनशील होता है, लेकिन ये जो जगत है वो संवेदन शून्य है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि संवेदन शून्य समाज में संवेदनशील साहित्यिक व्यक्ति अत्यधिक कष्टायित होकर के हीनता और कुंठा के कोटर में चला जाता है। ऐसी स्थिति में उस संवेदन शून्य समाज का सामना कैसे करना चाहिए? हाँ देखिए छवि जी, बहुत आपने अपनी जिज्ञासा रखी है। मैं दो बातें, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि मैं दुखती हुई रग पे हाथ रखती हूँ, तो इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। जब कोई दिया अंधेरे में जलते जलते, पूरा अंधेरा होता है, दिए का महत्व कब है? अंधेरे में जलने में ही है ना। जब उसकी बाती झिलमिलाती है तो इसका मतलब उसमें तेल कम हो रहा है, तभी उसकी बाती झिलमिला रही है। या हवाएं बहुत तेज है, तब उसकी बाती झिलमिला सकती है। तो हवाएं बहुत तेज है, दिए में बहुत हवाएं बहुत तेज हो और दिए में तेल भरपूर हो, बाती सशक्त हो, तो फिर भी काफी मुकाबला कर सकती है। लेकिन दिए में तेल कम हो जाए तो बाती ज्यादा देर तक ज्योति नहीं दे सकती। कहीं ना कहीं समाज की संवेदनहीनता से जब आप प्रभावित हो रही है, या संवेदनशील व्यक्ति कोई भी प्रभावित हो रहा है, तो इसका मतलब उसकी आत्मबाती कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रही है। उसे उस पे ही काम करने की जरूरत है, आत्मचेतस होने की जरूरत है। और अधिक लड़ने के औजार कोई दूसरा नहीं देता। लड़ने के औजार भीतर से यदि नहीं आते तो वो भोंतरे पड़ जाते, खराब हो जाते। काठ की तलवारें कोई युद्ध नहीं जीत सकती जो बाहर से पकड़ाई जाती हैं। तलवारें जो आत्मबल से पकड़ी जाती हैं वही युद्ध जीत पाती हैं। तो आप अपने जो भी संवेदनशील व्यक्ति जिसको लगता है, क्योंकि जगत तो बहुत संवेदनशील है, आप देखिए चींटी के लिए भी इसमें जगह है, एक हाथी के लिए जगह है, तो इससे ज्यादा संवेदनशीलता और क्या होगी इस संसार की। ये संसार तो बहुत बहुत संवेदना से बना हुआ संसार है कि एक नन्हा सा बीज भी उग जाता है, एक वट वृक्ष भी बन जाता है, पूरी पृथ्वी को एक बीज हरा कर सकता है। इतना सा बीज जिसको अगर आप तोड़ दें उसी बीज के रूप में, आप कहीं इसमें कहाँ वृक्ष है? कहीं वृक्ष थोड़ी दिखता है। लेकिन उससे वृक्ष पैदा होता है मिट्टी से जुड़ाव के बाद, गर्भ में जाने के बाद। तो इसलिए संसार बहुत संवेदनशील है, हमसे भी ज्यादा संवेदनशील है। संसार से तो हमें अपनी संवेदनशीलता को तीव्र से तीव्रतम करना चाहिए। लेकिन समाज जो है ये हमारी निर्मित है, ये मनुष्य की निर्मित है, इसलिए इसमें संवेदनहीनता आ जाती है। हमारा लोभ लालच, हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं, हमारे अभिप्रेत, सब कुछ प्रेत की तरह खड़े हो जाते हैं, कंगाल की तरह खड़े हो जाते हैं और आड़े आने लगते हैं। तो हमें लगता है हम इतनी जड़ लोगों से कैसे टकराएं। लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी अपने आत्मबल को ही, अपनी आत्मा को ही प्रदीप्त करना चाहिए, उसी में शक्ति संजोकर फिर हमें बाहर रास्ता मिल जाता है। देखिए पहला कदम बच्चा तब तक नहीं रख पाता सशक्त होकर जब तक कि उसमें आत्मबल नहीं आता कि मैं खड़ा हो सकता हूँ, गिरूंगा नहीं।
तो खड़े होने के लिए मुझे अपने पैरों में ही दम चाहिए। तो छवि जी, आप अपने ऊपर ज्यादा काम कीजिए, बहुत अच्छी तरह से आपको रास्ता भी जरूर मिलेगा, और आप अपनी संवेदनशीलता से समाज की संवेदनहीनता को जरूर बदल पाएंगे कुछ भी हद तक, अपने आसपास ही से ही, उससे दूसरे लोग करें, सारा दायित्व मेरा थोड़ी है। एक छोटी सी बात कि एक बार एक महर्षि से किसी ने कहा था कि दुनिया कहाँ जाएगी, सबने इतने न्यूक्लियर बना लिए हैं, बम बना लिए हैं, एक ने भी चला दिया तो पूरे सब तबाह हो जाएंगे, इस दुनिया का होगा क्या? तो उन गुरु ने कहा था कि क्या दुनिया तुमने बनाई है? तुम दुनिया की जो चिंता कर रहे हो, जिसने बनाई वो चिंता करेगा, तुम अपनी चिंता कर लो, बहुत है। जो कुछ तुमने बनाया है, समाज हमने बनाया, हम उसकी चिंता कर ले, घर हमने बनाया, परिवार हमने बनाया, उसकी चिंता कर ले, विद्यालय हमने बनाया, हम उसकी चिंता कर ले, जो हमने बनाया हम उसकी चिंता कर ले, वो बहुत है। संवेदनशीलता के साथ हम पूरी दुनिया की चिंता ना करें तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है। तो आप लोगों ने मेरे भीतर के इस सृजन को इतना अच्छी तरह से बाहर निकाला, आपने मुझसे एक रचनात्मक सृजनात्मक संवाद स्थापित किया, और इस मंच के माध्यम से हमारे ये तमाम युवा साथी आलोक रंजन पांडे जी, गरिमा जी, कोयल जी, जो व्यवस्था करने में लगे हुए हैं, मैं आप सभी प्रतिभागियों के प्रति और इस तमाम टीम के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे भीतर जो ईश्वर ने दिया है, जो अथाह, जो अनंत दौलत है, वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़े, हम प्रेम करना सीखे। हम झूठा प्रेम करते हैं। आप किसी युवक को पकड़िए जो प्रेम कर रहा हो, जिसको आप जानते भी हो कि तुम प्रेम करते हो, तुरंत नकार जाएगा, नहीं तो जैसे कि कोई बुरी बात कर रहे हो। और जबकि हम बहुत डंकी की चोट पर कहते हैं कि उसने मुझे बुरा कहा था, मैं प्रतिशोध लूंगा, जो कि प्रतिशोध लेना बुरी बात है, उसको हम भरी सभा में खड़े होकर कहना चाहते हैं ताकि हम दिखा सके दुनिया को, लेकिन हम अपने प्रेम को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि हम सच्चा प्रेम ही नहीं करते हैं। तो इसलिए वो सच्चा प्रेम हमारे भीतर जागृत हो, मनुष्यता हमारी बढ़े। देखिए, बंदर को ना बंदर बनाना पड़ता है, भालू को ना भालू, मनुष्य को प्रतिपल मनुष्य बनाना पड़ता है। तो इसलिए हम सभी अपने ऊपर काम करें और एक अच्छा समाज बनाने में इस पृथ्वी को थोड़ा भार मुक्त करें, इस पृथ्वी के भार को थोड़ा वहन करने की कोशिश करें। आप सभी का बहुत 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 शुक्रिया। मैम, गरिमा, हाँ, मैं बिल्कुल, सिर एक माथे वाक्य पर। कहना चाहूंगी बिल्कुल कि बिल्कुल जरूर मैम। आपने मैम इतना आशीर्वाद हमें दिया है, आपने हमें परिपूर्ण कर दिया है। चाहे मैं बैंगलोर में हूँ, चाहे आप दिल्ली में, गरिमा कानपुर में, हमारे जितने भी प्रतिभागी देश के अलग अलग कोने में हैं, आपके आशीर्वाद से आज हम लोग एकदम फिर से हरे भरे हो गए हैं। और ये जो 15 दिन का संकाय संवर्धन कार्यक्रम हमने लगातार, इसके पीछे हम लोगों ने काफी मेहनत की है। आपने ना मैम इसको पूरा कर दिया है, आपने पूरा कर दिया है, मतलब अंतिम बिल्कुल व्याख्यान ना होकर के वो एक नई शुरुआत हुई है, और ये स्वयं नई के शुरुआत अलग भी होनी चाहिए, गरिमा जी, जी, बहुत अच्छी बात। और बात होनी चाहिए। स्वयं को पहचानने की एक नई शुरुआत जो बिल्कुल। आपने जगाने का प्रयास करा है अलग, उस सब में हम सब अपनी आहुति दे, यही आह्वान इस मंच के माध्यम से करना चाहूंगी। और ये बात भी मैम, मैंने कहा था ना कुछ में आपसे सबसे पहले कि अंत भला तो सब भला, और अभी हमारे सारे प्रतिभागी मित्रगण लिख रहे हैं कि अद्भुत व्याख्यान, इससे अद्भुत व्याख्यान हो नहीं सकता था। मैं तो व्याख्यान नहीं मानूंगा इसे मैम, मैं तो दिल की आपकी जो अनुभूति थी उसकी अभिव्यक्ति आपने की है। और वास्तव में प्रेम छुपाने की चीज, लोग कहते हैं ना कि प्रेम छुपा के रखने की चीज है, और प्रेम ये है, हम यदि प्रेम करते हैं तो हमें प्रेम करके बताने में कोई जरूरत, मतलब संकोच नहीं करना चाहिए। और आपने उसको जिया है मैम। मैं तो आपको जानता हूँ कि आपने प्रेम को जिया है, और न केवल जिया है बल्कि दूसरे के साथ जीने के लिए उत्सुक भी किया है। आपने बताया है अभी आपके पास, मैं आपके मैम घर में जाता हूँ, आपको गरिमा जी बता दूं, मैम के घर में हर चीज सलीके से मिलेगा आपको, और इनको, मैम को रहने का सलीका आता है, खुद पढ़ने का सलीका आता है,
और पढ़ाने का सलीका आता है, और उससे सबसे बड़ी बात मानव होने का सलीका मैम को आता है और मानवीयता का सलीका आता है। और जिसको मानवीयता का सलीका आ गया, उसके अंतर्गत उसके अंदर खुद ब खुद सारे गुण आ जाते हैं। और मैं तो आपको जानता हूं मैम, लेकिन गरिमा जी कोयल जी और गरिमा जी कोयल जी जैसे बहुत सारे लोग जिन्होंने आपको सुना, उनके अंतः जगत में ये जरूर अनुभूति हुई होगी कि जो हम चाहते हैं उसको करना चाहें। मैम ने बहुत संघर्ष किया है गरिमा जी, मैम के मैं संघर्ष का साथी भी रहा हूँ, मतलब बहुत मैम के साथ अपनापन रहा है। ऐसा है आलोक, इस पृथ्वी पर कोई ऐसा नहीं है जिसने संघर्ष ना किया हो, लेकिन बहुत लोग मैम संघर्ष करके पीछे अपने हट जाते हैं, और आपने संघर्ष को मुकाम तक पहुंचाया है। ये संघर्ष सबसे को बड़ी मुकाम बात है तक मैम। पहुंचाने सबसे बड़ी बात है, बिल्कुल ये है कि आपने अपने संघर्ष को और जो कुछ पाया है अपने बलबूते पे पाया है। सबसे बड़ी बात ये है मैंने उस कभी नहीं, संघर्ष से आपने हालांकि मैं एक राजनीतिक परिवार की महिला हूँ, लेकिन मैंने कभी राजनीति का लाभ लेने की जीवन में कभी कोशिश नहीं की। उसके लिए मेरे बहुत सगे संबंधियों के साथ भी मेरे व्यवहार खराब हुआ, मैंने लेकिन उनसे कभी लाभ नहीं लिया, जो कि ये कोशिश करते रहे कि शायद हमसे तवज्जो उनको रही कि उनसे बात की जाए, उनसे कहा जाए, लेकिन मैंने कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं। और मैं चाहती हूँ कि यही आत्मबल हम सबके भीतर भी हो। प्रदीप है तो सबके भीतर। मैम सॉरी बीच में ये तो आ गया था, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मैम जो हम करते हैं उसे जायसी की भाषा में जो कहते हैं कि मानव प्रेम भयहि वैकुंठी, तो वही मानवीय प्रेम हमारे जीवन के लिए सबसे उत्तम है। क्योंकि मैम मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, कॉलेज से आ रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी बहुत कुछ बोलता, लेकिन अंदर की ये चेतना थी जो मैंने आपके सामने रखा। आपका आशीर्वाद बना रहे, स्नेह बना रहे, अपनापन बना रहे, न केवल मेरे प्रति, जैसा आपका स्नेह मेरे परिवार के प्रति है वैसा बना रहे, यही अंदर से मेरी कामना है मैम। और आपने हमारे निवेदन को स्वीकार किया, तो हम सब प्रतिभागियों की ओर से, कोयल जी, साधना शर्मा जो बहुत धन्यवाद, हमारे अग्रवाल सर जो एसपी अग्रवाल साहब जो हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, अरमापुर कॉलेज, पीजी कॉलेज, फिर माउंट कार्मेल कॉलेज बंगलोर के सभी की ओर से आपका बहुत 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 हार्दिक आभार ही कहूंगा मैम। धन्यवाद तो अपनों को हम देते नहीं है, आपका आभार कि आपने समय निकाला, अपना आशीर्वाद दिया और बहुत सारी नई बातें हम सबके समक्ष साझा किया आपने। और मैं कहूँगा व्याख्यान नहीं था, जो आपने 40 मिनट तो अपनी बात रखी, उसके बाद लोगों के अंदर की जो बातें उठाई आपने, अंजुम में हमारी सहयोगी हैं, चाहे राजेश जी के सवालों का जवाब दिया आपने, छवि जी के सवालों का जवाब दिया, और सभी प्रतिभागी संतुष्ट हुए। यही हमारे इस एफडीपी की परिकल्पना है और यही अंत है। फिर हम किसी अगले प्रोग्राम में जरूर मैम आपको सुनना चाहेंगे, और फिर हम कोई अगला प्रोग्राम, नया प्रोग्राम करेंगे, तो पहले ही इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन कर देते हैं कि आप हमें जरूर समय दें मैम। आपका बहुत बहुत आभार। ऑफिशियली आभार तो अभी करेंगी कोयल जी और गरिमा जी, लेकिन मैम आपका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे, यही हमारी कामना है मैम। जी, और आपका आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही प्रेरणाप्रद आशीर्वचन हमें प्राप्त होते रहे, जिससे अंतः चक्षु हमारे जागृत होते हुए भी वो बिल्कुल आगे की ओर प्रेरित करने के लिए आगे बढ़ते रहे हम सब। बस इसी आकांक्षा के साथ हृदय तल से आपका बहुत बहुत आभार। और मैं अपने आयोजक मंडल की ओर से और अपने प्रतिभागियों की ओर से इन पंक्तियों के साथ आपका साधुवाद करना चाहूंगी। कई जीत बाकी है, कई हार बाकी हैं, कई जीत बाकी हैं, कई हार बाकी हैं, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था, अभी तो पूरी किताब बाकी है। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हृदय से आपका उपहार बाकी है। हाँ जी, हम सबका उपहार इस प्रकृति को, इस समाज को बाकी है जी, कितना भी दे लीजिए, वो उपहार हमेशा बाकी है। आपने एफडीपी बहुत अच्छा आयोजित किया, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। अब जैसा कि आलोक जी, जो लोगों का रह गया, यदि
बोलना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। और ये सर आज कल दिन डॉक्टर है स्वास्तिक सिंह जी का ही फोन आया था, डॉक्टर स्वास्तिक तो सिंह उनसे जी। पूछ लीजिए। और अभी अभी कुसुम मैम ने हमें बताया है कि प्रेम सबसे बड़ी चीज है और हमें प्रेम जीना चाहिए। नहीं चाहते कि कौन यहाँ पे जी सर, हमारी बात नहीं सुनी गई। किसी के मन में ये बात रही कि मेरा शोध नहीं पढ़ा गया। हम जी कि आज जो कुसुम मैम ने हमारे सामने अपनी बात रखी है उससे मैं भी अभिभूत हूँ। और यदि किसी भी प्रतिभागी को हमारी ओर से कैसा भी कष्ट हुआ हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ और हम और सभी आगे क्षमा कोशिश प्रार्थी करूंगा हैं। कि ऐसी अगर कोई बिल्कुल। कोई अगर हमसे और भूल हुई डॉक्टर हो, स्वास्तिक सिंह जी ये मन में कह रहे थे कि मैम आपने मेरा नाम नहीं लिया तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन अगर आज वो अपनी बात 2 से 3 मिनट में रख सके अपना सार तो आपका स्वागत है। अगर वो इस सत्र में है तो अपना कृपया रेज हैंड कर दीजिए, जिससे कि हम बिल्कुल आपकी, जैसे मैम ने कहा, मानवीय प्रेम को हम सबसे पहले कहेंगे। और फाइनल टेस्ट जैसे कि आलोक सर ने प्रारंभ में ही बता दिया था इस सत्र के कि 3 बजे से हम लोग का कल समापन सत्र शुरू हो रहा है और उसके अंत होने के साथ साथ आपको हम सूचित कर देंगे, उसके बाद ही रखेंगे फाइनल टेस्ट और आप सबको समय से वो सारी सूचनाएं, समय की जानकारी उसी में दे दी जाएगी। उसके बाद ही होगा टेस्ट सर, जिससे कि आप सभी हाँ लोग उसके पहले बाद से। ही आपका टेस्ट होगा। जी नहीं, जैसा कि हमने बताया था कि उस समय आपको 40 से 45 क्वेश्चन होंगे। हम 2.5 घंटे का, पहले तो हमें 1.5 घंटा का समय देना चाह रहे थे, लेकिन हम आपको 2.5 घंटे का समय देंगे और उस 2.5 घंटे में आपको अपनी सारी क्वेश्चन आंसर डालने होंगे। जो आंसर आपको डालना होगा उसमें, और इस पे आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत है। हम दोबारा उसके लिए फिर आपको समय नहीं देंगे और नहीं हम खोलेंगे, और जो पेपर नहीं देगा उसको हम सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमें वहां भेजना पड़ता है। तो ये आप जरूर देख लीजिएगा। और इसके अलावा यदि कोई समस्या है, कोई भी बात आपके हृदय में है, तो हम सुनने के लिए तैयार हैं, आपकी बात मानने को तैयार हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं और आप हमसे पूछ सकते हैं, जो कुछ भी पूछना है आप हमसे पूछ सकते हैं। हाँ मैम। सर, नहीं अभी तो कोई इसमें क्वेश्चन आंसर में तो नहीं है। टेलीग्राम में ही जो ग्रुप है उसी में लिंक आएगा आपको समापन सत्र के बाद, और समय आपको निश्चित करके बता दिया जाएगा। तो और कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो? जी, कोई जिज्ञासा है, कुछ भी है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, नहीं तो हम इसको सत्र को यहीं खत्म करें और कल की तैयारी के लिए हम अपना काम करें। यदि किसी के अंदर कोई जिज्ञासा हो, कोई है जिज्ञासा किसी के मन में? सर, शोध आलेख भेजने की अंतिम तिथि क्या है? अंतिम तिथि 9 तारीख है। अंतिम तिथि तो हमने भेज दिया है, 9 तारीख है। यदि आप 9 को नहीं भेज रहे हैं तो आप हमें 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में भेज दें। मैक्सिमम आप हमें 15 तक जरूर भेज दें। और क्योंकि जब तक आप अपना शोध पत्र नहीं देंगे तब तक हम आपको सर्टिफिकेट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि सर्टिफिकेट देने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है। तो 25 के बाद ही हम सर्टिफिकेट दे पाएंगे। तो जब आप यदि 25 के बाद आप देंगे तो हम कोई जिम्मेदार नहीं होंगे आपके उस शोध का, लेकिन मैक्सिमम आप 17-18 तक आप भेज देंगे कि जिससे हम 4-5 दिनों में हम आपका नाम वहाँ पे भेज सकें, क्योंकि टाइम लगता है, रिजल्ट बनाना है, इन सब में हमें टाइम लगेगा। तो ये है। और तो कोई किसी के मन में मुझे कल नहीं का लग रहा है कि शेड्यूल, हाँ कल का शेड्यूल अभी आपको दे दिया जाएगा। हाँ, और कल ये का शेड्यूल हम आपको दे देंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये अतुल कुमार जी क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं, हम लोगों का असाइनमेंट पहुंच गया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? वो अभी सब कुछ आपको पता चल जाएगा। अभी आज रात में हम आपको एक फॉर्म दे रहे हैं और उसमें आपको आंसर, वो जैसे ही आप लिख के दे देंगे कि हमारा ये नाम है, ये नाम है और ये है, आपको कंफर्मेशन ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वो हम आपको आज कर देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहें। और उसकी हम सूची भी लगा दे रहे हैं, अभी तुरंत लगा देंगे आज, किसका किसका मिल गया है, क्या है, कैसे है। तो ये भी है। और कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, तो हम आपके लिए हैं, आपके साथ हैं, आपकी बातों को सुनने के लिए हैं। आप अपनी बात रख सकते हैं। और पेपर कौन से फॉन्ट में होगा ये तो पहले भी बताया जा चुका है, यूनिकोड या यूनिकोडिंग है। यदि कुछ लोग कह रहे थे कि हम कीर्तिदेव में देंगे तो अब में, कीर्तिदेव में हाँ दे देंगे। अब उसका हम कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। दे सकते पेपर हैं। का टाइम आपको बता दिया जाएगा सर, सारी नहीं, सूचनाएं टेली।
हाँ टेलीग्राम में दे देंगे, ऐसे 4:30 से होगा अभी जी तक के हिसाब से। 4:30 से आपके समक्ष पेपर होगा और 4:30 से ही हम रखेंगे। यदि किसी को पेपर पढ़ना है, मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी के मन में यदि ये पेपर पढ़ना है कि मुझे पढ़ना है, अभी भी आप पढ़ सकते हैं। हमारी ओर से आपका स्वागत है। और किसी के मन में पेपर इजी दीजिएगा सर, अब पेपर तो मैं बनाता नहीं हूँ, क्या दूंगा पेपर इजी, वो तो सर आपका है। वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, जो भी 5-7 वीडियो है वो हमने डाल दिया है, आज वाली वीडियो भी हम डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। आप नहीं लोग मत पेपर कल ही करिए जी होगा, पेपर, आप लोग एग्जाम के लिए बस पेपर कल ही होगा। ये पेपर नहीं है आपके लिए, हम आपकी